हाय गाइस, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। गाइस, आज हम लोग क्लास 12th NCERT केमिस्ट्री के चौथे चैप्टर से मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और उसका आंसर पढ़ेंगे। इस चैप्टर का नाम है रासायनिक बलगतिकी, जो फिजिकल केमिस्ट्री से लिया गया है। इस वीडियो में आज मैं आपको जितना भी प्रश्न बताऊंगा वे सब के सब अति महत्वपूर्ण है, जो आगामी परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। आप इसे ज़रूर देख लें और अपने नोटबुक में लिख लें तथा याद कर जाएं। चलिए, तो हम लोग ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करते हैं, देख लेते हैं कि ये अति महत्वपूर्ण प्रश्न कौन कौन से हैं। सबसे पहला प्रश्न है, अभिक्रिया की गति की इकाई है। आपको बताना है कि अभिक्रिया की गति का मात्रक क्या होता है। तो आप याद कर लें कि अभिक्रिया की गति का मात्रक सांद्रता प्रति सेकंड होता है। आपका ऑप्शन नंबर ए सही है, सांद्रता प्रति सेकंड। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला, क्षारीय माध्यम में एस्टर का जल अपघटन है। क्षारीय माध्यम में एस्टर का जल अपघटन है। ऑप्शन ए प्रथम कोटि अभिक्रिया जिसकी आणविकता 1 है। दूसरा द्वितीय कोटि अभिक्रिया जिसकी आणविकता 2 है। तीसरा ऑप्शन है प्रथम कोटि अभिक्रिया जिसकी आणविकता 3 है। और चौथा द्वितीय कोटि अभिक्रिया जिसका आणविकता 0 है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, द्वितीय कोटि अभिक्रिया जिसका आणविकता 2 होता है। यानी क्षारीय माध्यम में एस्टर का जल अपघटन द्वितीय कोटि का अभिक्रिया होता है जिसका आणविकता 2 होता है। अगला, यदि किसी अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता 2 गुना कर दिया जाए तो उसकी अर्ध आयु भी 2 गुनी हो जाती है। तो अभिक्रिया की कोटि है। फिर से, यदि किसी अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता 2 गुना कर दिया जाए तो उसकी अर्ध आयु भी 2 गुना हो जाती है। तो अभिक्रिया की कोटि है। ऑप्शन है 0, दूसरा आंशिक, तीसरा 3, चौथा 1। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 0। अगला क्वेश्चन है, कौन सी पृष्ठ परिघटना नहीं है। निम्नलिखित में कौन सी पृष्ठ परिघटना नहीं है। ऑप्शन है सामग्री उत्प्रेरण, दूसरा ठोसों का मिलना, तीसरा जंग लगना और चौथा वैद्युत अपघटन प्रक्रिया। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वैद्युत अपघटन प्रक्रिया। अगला है, अभिकारकों की सांद्रता में वृद्धि करने पर किस में परिवर्तन होगा। अभिकारकों की सांद्रता में वृद्धि करने पर किस में परिवर्तन होगा। ऑप्शन है डेल्टा एच, दूसरा टक्कर आवृत्ति, तीसरा सक्रियण ऊर्जा, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, टक्कर आवृत्ति। टक्कर आवृत्ति। अगला, निम्न समांगी अभिक्रिया A+B एरो C के लिए दौड़ स्थिरांक की इकाई क्या होगी। A+B एरो C के लिए दौड़ स्थिरांक का मात्रक क्या होगा। तो आप याद कर लें, दौड़ स्थिरांक का मात्रक प्रति सेकेंड प्रति मोल लीटर होता है। प्रति सेकेंड प्रति मोल लीटर होता है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। अगला, टंगस्टन के पृष्ठ पर NH3 का विघटन किस कोटि की अभिक्रिया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। टंगस्टन के पृष्ठ पर NH3 का विघटन किस कोटि का अभिक्रिया है। ऑप्शन है 0, दूसरा प्रथम, तीसरा द्वितीय और चौथा है क्रियात्मक। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 0 कोटि की अभिक्रिया है। इसको आप क्या करेंगे, शॉर्ट क्वेश्चन के रूप में भी याद कर लेंगे कि टंगस्टन के पृष्ठ पर NH3 का विघटन 0 कोटि का अभिक्रिया होता है। यह बार बार प्रश्न पूछा जाता है। अगला, अभिक्रिया H+OH- एरो H2O है। तो यह कौन सी अभिक्रिया, आपको ये जो इक्वेशन दिखाया गया आपको बताना ये कौन सी अभिक्रिया है। ऑप्शन है अति मंद अभिक्रिया, दूसरा मंद, तीसरा तीव्र और चौथा मध्य चालकी। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यह तीव्र अभिक्रिया है। अगला, nवें कोटि की अभिक्रिया के लिए गति स्थिरांक का इकाई क्या होता है। आप इसे याद कर लेंगे कि nवें कोटि की अभिक्रिया के लिए गति स्थिरांक का मात्रक मोल के पावर 1 - n L के पावर n-1 प्रति सेकंड होता है। आप इसे रट जाएंगे कि nवें कोटि अभिक्रिया के लिए गति स्थिरांक का मात्रक होता है मोल के पावर 1 - n L के पावर n-1 प्रति सेकंड। अगला है, जल में H2+Cl2 सूर्य प्रकाश एरो 2HCl अभिक्रिया की कोटि है। यानी आपको बताना है कि H2+Cl2 एरो 2HCl किस कोटि की अभिक्रिया है। किस कोटि की अभिक्रिया है, ठीक है।
यह हाइड्रोजन और क्लोरीन संयोग करके हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनाता है। यह किस प्रकार की अभिक्रिया, सूर्य के प्रकाश में अभिक्रिया होती है? तो ऑप्शन दिया तीसरे कोटि, दूसरा कोटि, प्रथम कोटि या शून्य कोटि। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यह शून्य कोटि की अभिक्रिया है। ठीक है, अगला, एक अभिक्रिया के वेग स्थिरांक की इकाई अभिक्रिया की दर के इकाई के समान है, तो अभिक्रिया की कोटि है। फिर से, एक अभिक्रिया के वेग स्थिरांक की इकाई अभिक्रिया के दर के इकाई के समान है, तो अभिक्रिया की कोटि है। ऑप्शन है द्वितीय कोटि, दूसरा प्रथम कोटि, तीसरा शून्य कोटि और चौथा तृतीय कोटि। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शून्य कोटि। अगला, प्रथम कोटि की प्रतिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का मात्रक क्या होगा? प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का मात्रक क्या होगा? तो आप याद कर लें कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का मात्रक प्रति सेकंड होता है, प्रति सेकंड होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला, अभिक्रिया के किस क्रम के लिए अर्ध जीवन काल उसके प्रारंभिक सांद्रता से स्वतंत्रता रहता है? यानी अभिक्रिया किस क्रम के लिए अर्ध जीवन काल प्रारंभिक सांद्रता से स्वतंत्रता रहता है, यानी स्वतंत्र रहता है, स्वतंत्र नहीं स्वतंत्र रहता है। फिर से क्वेश्चन, अभिक्रिया के किस क्रम के लिए अर्ध जीवन काल उसके प्रारंभिक सांद्रता से स्वतंत्र रहता है? ऑप्शन है शून्य, दूसरा प्रथम, तीसरा द्वितीय और चौथा है तृतीय। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए। अगला, एंजाइम किस प्रकार की अभिक्रिया की गति को बढ़ाता है? एंजाइम किस प्रकार की अभिक्रिया की गति को बढ़ाता है? ऑप्शन है सक्रियण ऊर्जा कम करके, दूसरा सक्रियण ऊर्जा बढ़ा करके, तीसरा साम्य स्थिरांक बदलकर और चौथा एंजाइम तथा अभिकारक के बीच जलीय यौगिक का निर्माण करके। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सक्रिय ऊर्जा को कम करके। अगला, किसी प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्ध जीवन काल स्वतंत्र है? किसी प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्ध जीवन काल स्वतंत्र है। ऑप्शन है अंतिम सांद्रता के प्रथम घात का, दूसरा प्रारंभिक सांद्रता के द्वितीय घात का, तीसरा है प्रारंभिक सांद्रता का और चौथा है अंतिम सांद्रता के वर्ग का। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रारंभिक सांद्रता का। अगला, किसी अभिक्रिया के लिए सांद्रण ऊर्जा का मान निर्धारित किया जा सकता है? किसी अभिक्रिया के लिए सांद्रण ऊर्जा का मान निर्धारित किया जा सकता है। ऑप्शन है दो भिन्न तापक्रम पर गति स्थिरांक का मान ज्ञात करके, दूसरा दो भिन्न तापक्रम पर अभिक्रिया का वेग ज्ञात करके और तीसरा परम ताप पर अभिक्रिया का गति स्थिरांक ज्ञात करके और चौथा अभिक्रिया ताप पर सांद्रण परिवर्तन ज्ञात करके। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दो विभिन्न तापक्रम पर गति स्थिरांक का मान ज्ञात करके। अगला, अभिक्रिया FeCl3 प्लस SnCl2 एरो 2FeCl2 प्लस SnCl4 एक उदाहरण है। यानी आपको बताना है यह किस कोटि का अभिक्रिया है। ऑप्शन है तृतीय कोटि की अभिक्रिया, दूसरा प्रथम कोटि की अभिक्रिया, तीसरा द्वितीय कोटि की अभिक्रिया और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, द्वितीय कोटि की अभिक्रिया यह है। अगला, किसी गैसीय अभिक्रिया 2A प्लस बी एरो C प्लस डी के लिए अभिक्रिया की दर K इंटू AB यदि बर्तन का आयतन घटाकर प्रारंभिक आयतन का 1/4 कर दिया जाए तो अभिक्रिया की दर प्रारंभिक अभिक्रिया के दर का हो जाएगा। यानी आपको बताना है कि इस अभिक्रिया के लिए, एक अभिक्रिया यहाँ आपको दिया गया है, आप इस अभिक्रिया को देख लें। इस अभिक्रिया के लिए यदि हम क्या करते हैं, आयतन घटाकर 1/4 कर देते हैं तो अभिक्रिया के दर हो जाएगी। यानी आयतन 1/4 कर दें तो अभिक्रिया का दर क्या होगा, 16 गुना हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा, 1/8 गुना हो जाएगा या 1/16 गुना हो जाएगा। तो आपका आंसर हो जाएगा कि 16 गुना हो जाएगा, क्योंकि 1/4 करेंगे, ठीक है, तो क्या होगा, इसके बड़ का व्युत्क्रमानुपाती हो जाता है, बड़ का व्युत्क्रमानुपाती, ठीक है, तो 16 गुना हो जाएगा, ठीक है। अगला, किसी अभिक्रिया के लिए अर्धायु यानी T½ = 1/k प्रतिक्रिया की कोटि है। यानी यहाँ दिया गया T½ = 1/k, तो कोटि क्या होगा, कोटि क्या, आप याद रखें T½ = 1/k, तो कोटि क्या होगा 1, 0, 3 या 2। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 2, कोटि 2 हो जाएगा, ठीक है। अगला, किसी अभिक्रिया A टेंस टू प्रतिफल के लिए अर्धायु = दिया गया है 1/AQ,
तो अभिक्रिया कोटि क्या होगा, आप यहाँ याद कर लें, अर्धायु टी हाफ इक्वल टू 1/AQ दिया गया है, तो कोटि क्या होगा, 2, 3, 4 या 5 क्या होगा, तो यहाँ ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका सी, अभिक्रिया कोटि 4 होगा। ठीक है, यहाँ क्यू दिया गया। ठीक है, अगला, निम्नलिखित में से कौन प्रथम कोटि की अभिक्रिया के और जीवन काल को प्रभावित नहीं करता है, यानी कौन प्रथम कोटि की अभिक्रिया के और जीवन काल को प्रभावित नहीं करता है। ऑप्शन है प्रारंभिक सांद्रता, दूसरा उत्प्रेरक, तीसरा तापक्रम और चौथा दाब। तो आपका आंसर होगा प्रारंभिक सांद्रता जो है यह अभिक्रिया की कोटि को प्रभावित नहीं करता है। ठीक है, अगला, गति स्थिरांक की इकाई निर्भर करता है, गति स्थिरांक की इकाई निर्भर करता है। ऑप्शन अभिक्रिया के वेग पर, अभिक्रिया के कोटि पर, अभिक्रिया के आणविकता पर या उपयुक्त में से सभी पर। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन में बी, अभिक्रिया की कोटि पर। ठीक है, अगला, किसी शून्य कोटि की अभिक्रिया को 100% पूर्ण होने में लगा हुआ समय, यानी शून्य कोटि की अभिक्रिया को 100% पूर्ण होने में लगा हुआ समय क्या होगा। तो आप याद कर लें, लगा हुआ समय जो होगा A/K के बराबर होता है, A/K के बराबर होता है, जहाँ K एक कांस्टेंट है। ठीक है, अगला, आर्हेनियस परिकल्पना के अनुसार अभिक्रिया का वेग बढ़ता है, आर्हेनियस परिकल्पना के अनुसार अभिक्रिया का वेग बढ़ता है। ऑप्शन तापक्रम बढ़ाने से, दूसरा तापक्रम घटाने से, तीसरा दाब के बढ़ाने से और चौथा दाब के घटाने से। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, तापक्रम के बढ़ाने से। ठीक है, अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है। अगला, तापक्रम के बढ़ने से अभिक्रिया की गति बढ़ती है क्योंकि, यानी तापक्रम बढ़ने से अभिक्रिया का गति बढ़ जाता है क्योंकि अभिक्रिया अधिक ऊर्जा वाले टक्कर की संख्या, अभिक्रिया में अधिक ऊर्जा वाले टक्कर की संख्या बढ़ जाती है, यानी ऑप्शन सी आपका सही है। याद कर लें, अधिक ऊर्जा वाले टक्कर की संख्या बढ़ जाती है, इस कारण से अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है। ठीक है, अगला, अभिक्रिया के वेग पर तापक्रम के प्रभाव को दर्शाता है, अभिक्रिया के वेग पर तापक्रम के प्रभाव को कौन दर्शाता है ये बताना है। तो आप याद कर लें कि अभिक्रिया के वेग पर हमेशा आर्हेनियस का जो समीकरण होता है वही तापक्रम के प्रभाव को दर्शाता है। तो ऑप्शन बी आपका सही है। ठीक है, अगला, यदि किसी रासायनिक अभिक्रिया के सक्रियण ऊर्जा का मान बहुत ज़्यादा हो तो सामान्यतः अभिक्रिया, यदि किसी रासायनिक अभिक्रिया के सक्रियण ऊर्जा का मान बहुत ज़्यादा हो तो सामान्यतः अभिक्रिया बहुत तेज होगी, दूसरा बहुत धीमी होगी, तीसरा सामान्य होगी, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बहुत धीमी होगी। ठीक है, अगला, आर्हेनियस समीकरण K = A × XP कोष्ठ में दिया गया है -E/RT × A को वेग स्थिरांक कह सकते हैं। वेग स्थिरांक माने इसमें जो वेग स्थिरांक है उसको क्या कह सकते हैं, बहुत निम्न ताप पर, नियत ताप पर, ठीक है, शून्य सक्रिय ऊर्जा पर या अभिक्रिया मिश्रण के क्वथनांक पर। यानी बताना है कि यह जो आर्हेनियस का समीकरण आपको दिखाया गया है, ठीक है, इस समीकरण में जो वेग स्थिरांक दिया गया के जो वेग स्थिरांक है इसके बारे में आप क्या कह सकते हैं, इसके बारे में के बारे में क्या कह सकते हैं कि के बहुत निम्न ताप पर है, दूसरा नियत ताप पर है, तीसरा शून्य सक्रिय ऊर्जा पर है या अभिक्रिया मिश्रण के क्वथनांक पर है, यानी किस पर है के ये बताना है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यह निम्न ताप पर ही, यह आर्हेनियस का जो समीकरण है उसमें के जो होता है हमेशा निम्न टेम्परेचर पर होता है। ठीक है, ऑप्शन बी आपका सही है। ठीक है, अच्छा से क्वेश्चन को समझेंगे। अगला क्वेश्चन है, प्रथम क्रम के अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक की इकाई होती है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का मात्रा क्या होता है। ऑप्शन है प्रति सेकेंड, दूसरा मोल प्रति लीटर प्रति सेकेंड, तीसरा लीटर प्रति मोल प्रति सेकेंड, चौथा लीटर प्रति मोल प्रति सेकेंड। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, प्रति सेकेंड। प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का मात्रक प्रति सेकेंड होता है। अगला, आर्हेनियस समीकरण में अंतःखंड बराबर होता है, आर्हेनियस समीकरण में अंतःखंड किसके बराबर होता है। तो आप याद कर लें ऑप्शन नंबर जो बी है इन ए के बराबर, एलन कहिए या इन ए कहिए, ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। ठीक है, अगला, किसी रेडियो सक्रिय अभिक्रिया के लिए अभिक्रिया की कोटि क्या होगा, किसी रेडियो सक्रिय अभिक्रिया के लिए अभिक्रिया कोटि क्या होगा। ऑप्शन 0, 1, 2 या 3। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी,
प्रथम कोटि का अभिक्रिया होता है, हमेशा रेडियो सक्रिय अभिक्रिया। ठीक है। अगला, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्धआयु का मान होता है। प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्धआयु का मान होता है, तो आपका आंसर हो जाएगा प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्धआयु का मान हमेशा होता है 0.693/K, यानी आपका ऑप्शन नंबर 20 सही है। ठीक है, 0.693/K, जहाँ K क्या है, अचर राशि है। ठीक है, K इज अ कांस्टेंट, जिसे विखंडन स्थिरांक भी कहा जाता है। अगला, किसी वस्तु के प्रतिक्रिया करने का दर निर्भर करता है। किसी वस्तु के प्रतिक्रिया करने का दर किस पर निर्भर करता है? ऑप्शन है परमाणु भार पर, दूसरा समतुल्य भार पर, तीसरा अनुभार पर, चौथा सक्रिय भार पर। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सक्रिय भार पर निर्भर करता है। अगला, शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए, शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए क्या होगा ये आपको बताना है। तो आप याद कर लें कि शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए जो अर्धआयु होता है वो हमेशा ए के प्रारंभिक सांद्रता के समानुपाती होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही है, अर्धआयु प्रारंभिक सांद्रता के समानुपाती होता है, ऑप्शन ए सही है। अगला, उत्प्रेरक एक वस्तु है जो, उत्प्रेरक एक वस्तु है जो आप याद कर ले, जो साम्यावस्था प्राप्त करने के समय को कम कर देता है। ऑप्शन सी सही है, साम्यावस्था प्राप्त करने के समय को कम कर देता है। अगला, चलिए तो इतना ही क्वेश्चन इस वीडियो में थे। आप इन सारे क्वेश्चन को अच्छा से देख लीजिए, याद कर जाइए और अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें ताकि वो लोग भी इसे पढ़ सके।